इस वीडियो में बेटा हम लोग जो है निषेचन के प्रकार देखेंगे कि कौन कौन से प्रकार होते हैं। पहला है स्वनिषेचन और परनिषेचन। स्वनिषेचन और परनिषेचन क्या होता है? स्व मतलब खुद में। क्या होता है? कुछ जीव जो होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, केंचुआ कैसा है बेटा? द्विलिंगी है। द्विलिंगी होने का मतलब क्या है? द्विलिंगी यानी दोनों लिंग उसमें उपस्थित है, चाहे वो आप नर ले लो चाहे वो मादा ले लो। ठीक है, नर यानी जो इसके शुक्राणु होंगे वो, और मादा के अंडाणु। अगर चूंकि नर जन्नांग और मादा जन्नांग दोनों ही एक ही एनिमल के अंदर उपस्थित है, तो शुक्राणु और अंडाणु दोनों ही क्या हैंगे? एक ही के शरीर में होंगे। आगे बात समझ में, तो निषेचन की क्रिया भी कहाँ होगी? एक ही जीव के शरीर के अंदर हो जाएगी, तो उसे हम क्या बोलेंगे? स्वनिषेचन। कि द्विलिंगी जो प्राणी होते हैं उनके अंदर शुक्राणु और अंडाणु का जो निषेचन होता है वो एक ही जीव के अंदर होता है, उसे हम स्वनिषेचन बोलते हैं। पर यानी क्रॉस। क्रॉस फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? जैसे हम में होता है कि एक लिंगी होता है, जीव कैसा होता है? एक लिंगी होता है। एक लिंगी होने का मतलब नर जो है वो अलग जो जीव है उसके शरीर में होगा, और मादा जो है भाग जो है जन्नांग वो अलग जीव के शरीर में होते हैं। जैसे मनुष्यों में देखने को मिलते हैं, आप फीमेल्स को अलग ही पहचान सकते हो, नरों को अलग ही पहचान सकते हो। तो शुक्राणु जो है वो क्या होंगे? अंडाणु के पास जाएंगे, मादा के शरीर के अंदर। आगे बात समझ में? तो इसे हम क्या कहते हैं? पर निषेचन। की जो जीव होते हैं एक लिंगी, उनमें नर जो होते हैं युग्मक वो स्थानांतरित कर दिए जाते हैं किसमें? मादा के शरीर में। आ रही बात समझ में? और क्या होता है? निषेचन की क्रिया होती है। फिर निषेचन स्थल के आधार पर जो प्रकार आते हैं निषेचन के, वो कौन कौन से हैं? पहला है बाह्य निषेचन, दूसरा है आंतरिक निषेचन। बाह्य निषेचन क्या होता है बेटा? अगर मान लो अंडाणु और शुक्राणु का जो मिलना है, जो निषेचन की जो क्रिया है वो अगर मादा के शरीर के बाहर होती है, मादा के शरीर के बाहर होती है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? बाह्य निषेचन बोलेंगे। आगे बात समझ में? बाह्य यानी बाहर। निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? मादा के शरीर में। लेकिन अगर मादा के शरीर के बाहर होती है, शुक्राणु और अंडाणु मादा के शरीर के बाहर मिलते हैं, तो क्या कहेंगे? उसे बाह्य निषेचन कहेंगे। ठीक है, अब बाह्य निषेचन होने के लिए क्या क्या कंडीशंस चाहिए? पहला, एक तो माध्यम चाहिए। वो माध्यम क्या करेगा? शुक्राणु और अंडाणु को क्या करेगा? मिलाएगा। जनरली बाह्य निषेचन जो है वो जलीय जीवों में होता है। आ रही बात समझ में? तो माध्यम चाहिए होता है, है ना? वो माध्यम क्या होता है? शुक्राणु और अंडाणु को क्या करता है? वो माध्यम जो है जनरली जली होता है जलीय जीवों में, क्योंकि बाह्य निषेचन आपको क्या होता है? देखने को मिलता है, तो शुक्राणु को अंडाणु तक पहुंचाने का काम करता है, बहाकर यानी बहकर जो है वो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि निषेचन हो, शुक्राणु अंडाणु से मिल जाए, इसके लिए क्या होना चाहिए? अंडाणु और शुक्राणु को एक ही टाइम पर रिलीज किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि भाई सितंबर के अंदर तो मादा ने अंडाणु दिए थे और जो है दिसंबर के अंदर क्या हो रहा है? शुक्राणु रिलीज कर रहा है नर, तो क्या होगा? 2 महीने के बाद क्या होगा? निषेचन होगा? क्या नहीं होगा। शुक्राणु तो क्या पता कहाँ बेके चले जाएंगे, अंडाणु कहाँ बेके चले जाएंगे। तो एक ही समय में सेम ऋतु में शुक्राणु और अंडाणु का क्या होना चाहिए? रिलीजमेंट होना चाहिए। प्लस शुक्राणु जो नर युग्मक होते हैं जनरली वो चल होते हैं। आगे बात समझ में? तो क्या होता है कि शुक्राणु जो है वो काफी मात्रा के अंदर एक साथ क्या किए जाते हैं? रिलीज किए जाते हैं। तो मात्रा क्या चाहिए होती है? ज्यादा चाहिए होती है। तो ज्यादा मात्रा के अंदर क्या होना पड़ता है? रिलीज करना पड़ता है शुक्राणुओं को। आ रही बात समझ में? तब जाके कहीं निषेचन की क्रिया हो पाती है। आगे बात समझ में? फिर आता है आंतरिक निषेचन। यदि निषेचन की क्रिया जो है मादा के शरीर के अंदर होती है, आ रही बात समझ में? तो उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक निषेचन। आपको क्वेश्चन ऐसा आता है, आप बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन में से किसको सेफ मानते हैं और क्यों? तो कौन सा सेफ होगा बेटा? आंतरिक निषेचन होगा। क्यों? क्योंकि जैसे बाह्य निषेचन में क्या हो रहा है? जो मादा है वो अपना अंडाणु कहाँ दे रही है? पानी के अंदर। नर जो है वो अपना शुक्राणु दे रहे हैं कहाँ पर? पानी के अंदर। ठीक है, अब इन दोनों के मिलने से युग्मनज बना। ठीक है, अब इस युग्मनज में विभाजन हो गया। मान लो सपोज करो भ्रूण बन भी गया, तो क्या हो जाएगा? उस भ्रूण को कोई अन्य मछली नहीं खा सकती? खा सकती ना। तो बच्चे के डेवलपमेंट के चांसेस क्या रहते हैं? कम।
लेकिन अगर यही निषेचन क्या है, आंतरिक है, माँ के शरीर में है, तो 9 महीने माँ क्या करेगी, बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखती है। आ रही बात समझ में? माँ को आप देखते हो, अगर आप बस में भी जाते हो तो अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी होती है तो क्या करता है, उसको लोग क्या कर देते हैं, सीट दे देते हैं। क्यों देते हैं? क्योंकि ताकि जो बच्चा है और जो माँ है दोनों क्या रहे, सेफ रहे। तो सेफ्टी होती है, एक सेफ्टी मिल जाती है, जिससे नई संतति का निर्माण के जो चांसेस होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। इसीलिए हम किसको ज्यादा सेफ मानेंगे, आंतरिक निषेचन को। तो ये आपके क्या हो गए, निषेचन के क्या हो गए, प्रकार हो गए। अब निषेचन जो है उसकी अगर उपयोगिता की बात करें तो बेटा उपयोगिता क्या होती है, निषेचन की सबसे बड़ी उपयोगिता यही है कि जो युग्मक बनते हैं वो कौन से विभाजन से बनते हैं, अर्धसूत्री विभाजन से। और अर्धसूत्री विभाजन होता है तो उसमें क्या होता है बेटा, जीन विनिमय की क्रिया आती है, जिससे नए लक्षणों का क्या होता है, विकास होता है। तो जो शुक्राणु और अंडाणु जो है, अगर उपयोगिता के अंदर हम लोग देखते हैं तो शुक्राणु और अंडाणु जो है, जो कि निषेचन की क्रिया में भाग ले रहे हैं, है ना, उन शुक्राणु और अंडाणु का जो निर्माण है ना, वो किस क्रिया के द्वारा से हुआ है, वो हुआ है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप। अब अर्धसूत्री विभाजन जो होता है उसके अंदर क्या होता है, जीन विनिमय की क्रिया आती है, या हम लोग पढ़ चुके हैं क्रॉसिंग ओवर कहते हैं इसको। ये क्रिया होती है जिसमें डीएनए खंडों का आदान प्रदान होता है ना। तो उससे क्या होता है, नए लक्षणों का क्या आता है, विकास होता है। ठीक है, प्लस ये नर्स जो पिता होता है उससे आता है, ये जो है माता से आते हैं। तो जो अच्छे लक्षण है उनकी क्या बनी रहती है, निरंतरता बनी रहती है। जो अच्छे लक्षण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होते रहते हैं, ट्रांसफर होते रहते हैं। आगे बात समझ में। और शुक्राणु और अंडाणु के संलयन के फलस्वरूप क्या होता है, निर्माण होता है किसका, जो नया बच्चा है, नया युग्मनज है उसका। लेकिन इन शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण जो है वो अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप होता है। तो नई संततियों का जो विकास है, नए लक्षण भी डेवलप होते हैं और पुराने जो होते हैं उनकी निरंतरता भी क्या होती है, बनी रहती है। फिर और क्या होता है, निषेचन की क्रिया की वजह से क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि हम जो जातिवृत्त होता है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्योंकि शुक्राणु से आधे लक्षण आते हैं और आधे माता से आते हैं, ठीक है। तो इनका जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमको जातिवृत्त पढ़ने में, यानी इनके पूर्वज कौन थे वो हमको पढ़ने में क्या होता है, मदद मिलती है। आ रही बात समझ में। तो साइंस की जो दूसरी शाखाएं होते हैं, है ना, जो जातिवृत्त है, जो इवोल्यूशन जिसको हम कहते हैं ना, तो इवोल्यूशन के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इवोल्यूशन को पढ़ने में हमको क्या होती है, मदद मिलती है। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी निषेचन की क्या बताती है, उपयोगिता को बताती है। तो इसको आप अच्छे से कर लें।